Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's a lecture from the chapter alternating current और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। यहां से हम अपना आज का लेक्चर यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो गिव द हेडिंग बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं सर आज रिकॉलिंग नहीं करवा रहे हैं फॉर्मूले की, सोच रहे हैं क्या मन में? चलो ओरली कराता हूं। देखो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है? यहां पर एम्पलीट्यूड है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा टी फेज एंगल है। ओमेगा के दो फॉर्मूले 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ। यहां पर टी का मतलब है टाइम पीरियड, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। यस और नो? यस। उसके बाद में हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू पर। एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो वी एवरेज कितना आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू टी वी ऑफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी बराबर। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक फंक्शन का फंडा क्या है? सिमेट्रिक रहेगा तो हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है, असिमेट्रिक रहेगा तो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है। और यदि आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको यदि सिंपल बोला है साइन के फॉर्म में इक्वेशन देखे तो एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आती है? 2Vm अपॉन पाई, जो सॉल्व करके 0.63 टाइम्स Vm आती है। फिर RMS वैल्यू क्या आती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ने को बोला था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पढ़ी होगी और बुकलेट में जहां पर खाली जगह दी गई है वहां पर आपने लिखी होगी। यस और नो? बिल्कुल। नाउ आगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर में रहेगा इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे और फिर रूट निकालेंगे। दैट इज द मेथड टू गेट द आरएमएस वैल्यू। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? Vm अपॉन रूट 2 या जिसे 0.707 Vm कहेंगे। फिर आपके पास में एक फॉर्मूला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, फॉर्म फैक्टर, एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ, जो क्या है? रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। कितना निकल के आता है? 1.11। वो हमको याद होना चाहिए। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने करवाया था, V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी यदि दिया गया है फंक्शन तो इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो ठीक है, इतना टाइम लगता है, 3 मिनट लगे मेरे को रिवाइज करने में लेक्चर नंबर 1 को बराबर। इसी प्रकार से आपको चैप्टर के एंड तक लगातार रिवीजन करते रहना है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। सिंपल है ये। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो पुरानी चीजें और कम समय में रिकॉल होंगी। यस, चलो तो भैया हमारे पास में एक रजिस्टर है और इसे हमने कनेक्ट किया है एसी सप्लाई वोल्टेज से। अब ध्यान देना, ये है एसी का सिंबल, ये ऐसे, ये साइन वेव फॉर्म है। कई लोग क्या करते हैं कि ये ऐसे बना देते, उनको लगता है कुछ गोल गोल ही तो किया है। ये गलत है भाई, ये सही है। ठीक है, नाउ यहां पर ये है आपका आर और आपको गिवन है वी ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो रजिस्टर लगाया हुआ है, तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा। वो कितना है? मैंने माना आई ऑफ टी। क्यों? सिंस द वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट भी क्या होगा? टाइम का ही फंक्शन रहने वाला। यस और नो? देखो बहुत ही आसान से टॉपिक के साथ में स्टार्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आपको गिवन क्या रहेगा? तो गिवन है आपको V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये आपको सप्लाई वैल्यू गिवन है। यस और नो? यस और नो?
सही बात है। नाउ इससे मैंने कनेक्ट किया है एक रजिस्टर को, मैंने बोला ठीक है भैया। नाउ अब मुझे इसमें चाहिए करंट, मुझे इसमें क्या चाहिए, करंट। तो करंट कैसे निकाल सकते हो, तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर होता है IR, सो I बराबर आएगा V बाई R। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं एक बात बता दूं आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए भैया। नाउ मुझे यहां पर I ऑफ टी मिलेगा, तो भैया I ऑफ टी को क्या लिखा जाएगा, फिर V ऑफ टी अपॉन R लिखा जाएगा। I ऑफ टी बराबर V ऑफ टी अपॉन R लिखा जाएगा। चलो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, तो इट इंप्लाइज I ऑफ टी बराबर आएगा Vm साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई, यस और नो आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसे एडजस्ट करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, I ऑफ टी बराबर Vm अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यस। तो अब जरा यहां पर सोचो, ये जो Vm अपॉन R बन रहा है ये क्या है, ये बेसिकली करंट होना चाहिए, क्या ये करंट होना चाहिए V बाई आर के हिसाब से, हाँ। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, हम क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं कि भैया हमने माना लेट्स से जो Vm अपॉन R है वो है आपका Im, क्या है, Vm अपॉन R को मैंने क्या मान लिया, Im। और यदि ऐसे मानूंगा तो भैया आपके पास में I ऑफ टी बराबर क्या आ जाएगा, Im साइन ओमेगा टी। तो भैया ये मुझे मिल गया करंट, किसमें, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन आपका काम इतने से नहीं होगा, और भी कुछ चीजें मुझे यहां पर सीखनी है, और भी कुछ चीजें मुझे यहां पर सीखनी है, ठीक है, जिनको मैं नोट डाल के लिखवाऊंगा और उनको सबको नोट डाउन करना है। तो एक काम करता हूं, रुको पहले थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें आपको मैं यदि यहां पर वेवफॉर्म्स ड्रॉ करना चाहूं कि भैया वोल्टेज और करंट को यदि मैं एक ही ग्राफ पर यदि इंडिकेट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो देखो ये आपने बनाया, ये है T, और मैं यहां पर दोनों पैरामीटर चलेंगे। तो भैया मैं काम करूंगा कलर कोडिंग का। तो मैंने क्या लिया, देखो जैसे ये मेरे पास में साइनोसॉइडल वोल्टेज है। एक काम करो, इतना मत बनाया, थोड़ा सा क्या है ना, छोटा ही रहने दो, ठीक है। तो ये है आपका V ऑफ T, तो मतलब ये आपके पास में आ जाएगा Vm, क्योंकि V ऑफ T बराबर है आपका Vm साइन ओमेगा टी। अब मुझे इसी ग्राफ पर बनाना है I ऑफ T, तो I ऑफ T की इक्वेशन भी है देखो Im साइन ओमेगा टी। क्या ये मिलती जुलती इक्वेशन है, देखो V ऑफ T Vm साइन ओमेगा टी है, वो मैंने यहां पर बना दिया। अब मैं इसी पर Im साइन ओमेगा टी बनाना चाहता हूं, तो क्या अंतर आएगा, तो आप देखिए ये Im जो है ना, बस इसी का फर्क है, बाकी तो साइन ओमेगा टी है। और ये Im क्या देता है, एम्पलीट्यूड देता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो Im होगा, क्या वो Vm से जनरली छोटा होगा, बिल्कुल, मतलब ये जो वेव फॉर्म बनेगी क्या ऐसे बनेगी, मतलब ये आएगा आपका I ऑफ T, दैट इज Im साइन ओमेगा, यस और नो। तो भैया आपसे सवालों में पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा ग्राफ कौन से उसके लिए है, सर कौन सा ग्राफ कौन से उसके लिए, एक ही तो ग्राफ सीखा है, रुको जरा धैर्य रखो। सवाल
अभी तो आपने सिर्फ रजिस्टर को देखा है। आपके पास में 3 पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सर ये पैसिव एलिमेंट क्या होता है? एक्चुअली आपके जो एलिमेंट्स हैं, सर्किट एलिमेंट जो हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स और एक होते हैं पैसिव एलिमेंट्स। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका रीजन है दे डू नॉट प्रोवाइड एनी गेन टू द सर्किट। ये गेन क्या है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा जब सेमीकंडक्टर में आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? डायोड, जो उस चैप्टर में पढ़ोगे आप सेमीकंडक्टर, तब हम थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे। डायोड है, बीजेटी है, एफईटी है, तो जो डिवाइसेस हैं वो आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पैसिव हमें यहां पर पढ़ने हैं, तो ये तीनों की तीनों पढ़ने हैं। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी शुरुआत हमने करी है रजिस्टर से, यस और नो। नाउ अब हम एक छोटा सा पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग हो सकते हैं और इस टॉपिक का नाम है फेजर डायग्राम। अब यहां पर एक बात समझिए, जो एनसीईआरटी कहती है और जो मैं कहूंगा, दोनों में मिलेगा अंतर, ठीक है। क्यों अंतर मिलेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन ये जो फेजर डायग्राम है, इसमें हमने एक वर्ड लिखा है फेजर। क्या लिखा है? फेजर। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि भैया ये फेजर वर्ड जो लिखा है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो फेजर जो है वो एक प्रकार का वेक्टर है। फेजर जो है वो क्या है? एक प्रकार का वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, क्या है? तो भैया ये एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट घूमता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद है v ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी जो आ रहा था, तो यहां पर हम ओमेगा को क्या कहते थे? एंगुलर वेलोसिटी कहते थे ना। तो यही वो चीज है। तो फेजर क्या है? इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर which rotates about origin, which rotates about origin, rotates about origin with angular velocity omega, angular velocity omega। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमता है। अब चूंकि ये एक वेक्टर है, ऐसा मैंने यहां पर लिखा है, तो भैया इसका क्या होना जरूरी है? वेक्टर है, मतलब इसके पास में एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया, तो इसकी लेंथ क्या बताती है? इसकी लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड को। लेंथ किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को, बराबर है। तो अब एनसीईआरटी कहती है, काम करो रहने दो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इट इज स्केल्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इट इज स्केल्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, इट इज स्केल्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपने v ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी लिखा और इसको ये मैंने ऐसे बनाया, तो इसका जो लेंथ है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वीएम प्रोवाइड कर रहा है। अब एक और पॉइंट, चूंकि ये घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो यहां पर ध्यान दें कि जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन एज नेगेटिव। मतलब ये कुछ ऐसे ही हो गया कि जैसे आप एंगल मेजरमेंट के लिए चलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लाते हो कि नहीं लाते हो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। लेकिन ये सब कहानी है एज पर एनसीईआरटी, ये पूरी कहानी है एज पर एनसीईआरटी। लेकिन मैं इस कहानी से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको जब बनाना होगा, मतलब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही कंसीडर करना है। हकीकत में जब मैं इसे डायग्राम में लाऊंगा, मतलब जब मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा, जब मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा तो भैया जी मैं जो मैग्नीट्यूड लूंगा वो लूंगा मैं आरएमएस वैल्यू से। जो इसकी डायरेक्शन मिलेगी वो हम लेंगे फेज एंगल से। किससे लेंगे? फेज एंगल से। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर फिर आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया देखो मैंने क्या बोला, अब चूंकि आप 12th लेवल पे हो तो आपको ये सारी चीजें चल जाएंगी, लेकिन मैं मेरी उन चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है? तो आप यहां पर आरएमएस वैल्यू की जगह आप एम्पलीट्यूड लेकर ही चलने वाले हो। आप क्या लेकर चलोगे? एम्पलीट्यूड। आरएमएस वैल्यू मेंशन होगा मेरे जहां पर भी चीजें लिखी होंगी, ठीक है? बट आपको क्या लेना है? इसको एम्पलीट्यूड। मतलब आप जब लिखेंगे तो आप एम्पलीट्यूड लेके चलिए। क्यों? क्योंकि देखो आपको 12 के बेसिस पर ही रहना है, और मुझे सर आपको भी तो 12 के बेसिस पे रहना है। नहीं ना बेटा, मेरी मास्टर्स डिग्री हो रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना उन चीजों को, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो आरएमएस और एम्पलीट्यूड, एनसीईआरटी चूंकि एम्पलीट्यूड कह रही है तो आपको एम्पलीट्यूड के बेसिस पर ही चलना है। हालांकि इन दोनों से अंतर नहीं आता है। क्यों अंतर नहीं आता है? क्योंकि देखो वीआरएमएस आखिरकार है क्या चीज? Vm/√2 ही तो है। कोई ऐसा कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा कि जिससे हमें टेंशन लेनी हो, इसलिए हमारा ये वाली चीज चल जाती है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि आपके देखो ये जो रेजिस्टिव सर्किट था इसको हम वेक्टोरियली यहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है? चलो तो भैया हम कैसे करते हैं? देखो आपको क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन है v ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और हमने एक और चीज निकाल ली I ऑफ टी बराबर Im साइन ओमेगा टी। निकाली या नहीं निकाली? तो आपने बोला हां सर जी निकाल ली। तो अब आप देखो इसका फेज एंगल 0, इसका भी फेज एंगल क्या है? 0 है। तो अब यदि आप इसे बनाओगे तो भैया देखो आपने, एक काम करता हूं करंट को मैं अलग कलर से ले लेता हूं। I ऑफ टी बराबर मैंने ले लिया Im साइन ओमेगा टी। तो अब आपका जो करंट बनेगा वो छोटा सा बनेगा, जबकि जो वोल्टेज बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइनली ले लूं यहां पर, तो देखो भैया ये है आपका V और इसी पर ये है I, तो ये बन गया है फेजर डायग्राम, ठीक है? चूंकि मैंने पहली बार ये सब चीजें आपके सामने रखी है इसलिए मैंने ये बनाया, लेकिन अगली बार क्या मुझे इसको बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट होगा। अब रोटेशन किसके अबाउट होने चाहिए? ओरिजिन के अबाउट। तो ये ओरिजिन है, बस अब ये बार बार ओरिजिन बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या हो गया? इसे इसका देखो दो नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
या तो फेजर डायग्राम का हो या वेक्टर डायग्राम का हो। नहीं तो कई लोग सोचेंगे कि ये बीच में वेक्टर डायग्राम कहां से आ गया, फेजर का हो या वेक्टर का हो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यस और नो। एक चीज और पढ़ते हैं अब इसमें, वो है पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या पढ़नी है, पावर पढ़नी है। अच्छा, पावर के बारे में आप क्या जानते हो? तो भैया हम जानते हैं कि पावर को डिफाइन किया जाता है E इंटू आई से। अरे यस और नो? तो यहां पर देखो पावर जो आएगी वो टाइम के टर्म्स में आएगी, तो भैया ये V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी आएगी। अरे यस और नो? तो आपने बोला हाँ। तो यहां पर यदि मैं P ऑफ टी लिखूंगा तो ये आएगा Vm साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। यस और नो? आपने बोला सर जी हाँ बात तो सही है। तो P ऑफ टी बराबर आएगा Vm इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो, ये आपको मिल गई है इंस्टैन्टेनियस पावर। क्या मिल गई है, क्या मिली है? बोलो बोलो भाई फटाफट। इंस्टैन्टेनियस पावर। क्या मिली है? इंस्टैन्टेनियस पावर। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका एवरेज पावर। तो भैया एवरेज पावर क्या बनेगी फिर? एवरेज पावर क्या बनेगी? तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन 0 टू टी P ऑफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी और डी टी बराबर एवरेज निकालते आना चाहिए। अच्छा, अब जब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा? 0 से लेकर के टी तक पावर की इक्वेशन आएगी Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। बोलो सही है या गलत है? एवरेज वैल्यू निकालना हमें आता है। चलो, जब मैं इसे करूंगा सॉल्व तो भैया देखो P एवरेज क्या बनेगा बताओ? नीचे तो T बनेगा और ये Vm Im क्या आएगा बाहर। तो क्या मैं लिख सकता हूं Vm Im अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो अब आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 1 में क्यू इंटीग्रेशन की वो बेसिक रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली याद करवा दिए थे। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0 टू एन टी साइन स्क्वायर के ओमेगा टी डी टी का आंसर क्या आता है? एन टी बाई 2 आता है। कितना आता है? एन टी बाई 2 आता है। यस और नो? लिखूं क्या बार बार? चलो लिख देता हूं, एक बार तो लिख ही देता हूं, शुरुआत कर रहा हूं इसलिए कि भैया 0 से एन टी तक साइन स्क्वायर के ओमेगा टी डी टी का आंसर आता है एन टी बाई 2। तो यहां पर एन की वैल्यू 1 है, तो इसलिए आपकी जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी Vm Im अपॉन टी इनटू टी बाई 2। टी से टी कैंसल, टी से टी कैंसल। तो क्या बचेगा बेटा? आपके पास में जो एवरेज पावर बच रही है वो बच रही है Vm Im अपॉन 2। तो क्या मैं इसे याद कर लूं? यस, नहीं, पर काम का है। P एवरेज बराबर देखो मैं इसे लिख सकता हूं Vm अपॉन √2 इंटू Im अपॉन √2। तो भैया Vm अपॉन √2 क्या बन जाएगा? VRMS।
तो ये आएगा VRMS इनटू ये क्या आएगा IRMS। तो इसलिए हमें ये करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बोलो कितना आसान सा टॉपिक लगा आप लोगों को? क्या ये टॉपिक आसान है? यस और नो? यस और नो? आसान है या नहीं है? ओके, नाउ एक और चीज, एक और चीज नहीं, अब मैं एक सवाल करवाता हूं। एक एग्जाम्पल, एन AC वोल्टेज V ऑफ T बराबर, देखो याद करो डेटा सेम लेने वाला हूं, याद है ना? पूरे देखो पूरे चैप्टर में जब जब मैं पहला सवाल करवाऊंगा, पूरे लेक्चर में मैं जब जब पहला सवाल करवाऊंगा तो 99% केस में वोल्टेज की एक्सप्रेशन यही रहेगी, ठीक है? एन AC वोल्टेज V ऑफ T बराबर 100 sin 3 140 इज अप्लाइड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये सवाल लिया है मैंने। फाइंड एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर इन सर्किट। अब एक बात और ध्यान समझना, वो क्या है? ये मैंने एवरेज पावर लिखवाई है, ये जो रिजल्ट है आपको यदि सवालों में बोला जाए पावर लॉस तो भी यही निकालना है, एवरेज पावर कंज्यूम तो भी यही निकालना है, एवरेज पावर सप्लाइड तो भी आपको यहां पर यही निकालना है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपसे पावर लॉस पूछे सर्किट में तब भी यही निकालना है, एवरेज पावर कंज्यूम पूछे वही निकालना है, एवरेज पावर सप्लाइड पूछे वही निकालना है। आंसर तीनों के केस में यही निकालना है आपको यहां पर, ठीक है? चाहे कुछ भी पूछ ले, वो याद रहेगा क्या? चलो भैया अब समझना, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले यहां पर क्या गिवन है? आपको गिवन है V ऑफ T बराबर 100 sin 314T। अब ये गिवन है, और क्या गिवन है? आपको एक रेजिस्टेंस भी गिवन है 10 ओम का, है या नहीं? बिल्कुल है। अब आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज आस्क? आंसर दो। व्हाट इज आस्क टू यू? आपसे क्या पूछा गया है? सर करंट पूछा है। अच्छा, तो मुझे बताओ कुछ सवालों के जवाब। मुझसे IM पूछा है, मुझसे I एवरेज पूछा है, मुझसे IRMS पूछा है, या मुझसे I ऑफ T पूछा है। ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। अरे सब करंट है, अरे है या नहीं? हाँ, सब करंट है। तो भैया मुझे कौन सा आंसर देना है, कौन सा निकालना है?
तो इसका जवाब है डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस बट लेकिन किंतु परंतु। डिपेंड्स ऑन ऑप्शन बट लेकिन किंतु परंतु, यह बात ऑप्शंस पर निर्भर करती है। लेकिन किंतु परंतु एक सत्य ये जान लीजिए, जब कुछ भी नहीं बोला है, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, जब कुछ भी नहीं बोला है, इट मीन्स ये क्या है, RMS वैल्यू है। यदि कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब वो RMS वैल्यू है। मतलब मान लो जैसे यहां पे दिया होता कि एक 100 वोल्ट AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ 10 ओम रेजिस्टेंस। समझो जरा बात को, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा 100 वोल्ट AC सप्लाई is connected to 10 ohm रजिस्टर। बताओ यहां पर क्या गिवन है, तो आपको रजिस्टेंस गिवन है 10 ओम और VRMS गिवन है 100 वोल्ट। ये समझ में आया क्या? बोलो सर, काहे चिल्ला रहे हो, गला फाड़ रहे हो अपना जबरदस्ती का? इसको नोट डाउन करो, इस पॉइंट को, जहां आपके पास में जगह हो वहां नोट डाउन करो। यदि मैंने लिख के दिया है, यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, देखो PYQ तो ढेरों सॉल्व कर लोगे तुम, अनंत चाहिए जितने सॉल्व कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, यकीन मानिए मेरी बात को। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि यही नहीं पकड़ पाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? इसलिए इस पॉइंट को लिखो, गिवन क्या है। देखो यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है कि गिवन क्या है और पूछा क्या है। जैसे इस सवाल में मैंने ये गिवन था, ये सिले दिख रहा था, लेकिन क्या पूछा था, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ये क्या आप चुन पाए? आप नहीं चुन पाए। क्या आप चुन पाए? यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट वाज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को देखो यहीं तक छोड़ा, पहले मैं सीधा आपसे एवरेज पावर पूछता ना तो आप 2 मिनट में निकाल देते। अरे निकालते कि नहीं निकालते? हां, सो तो नहीं गए? कोई रात को 2 बजे देख रहा हो और झपकी मार रहा हो, कोई दोपहर के 2 बजे देख के झपकी मार रहा हो, कोई जरूरी नहीं, कोई सुबह 6 बजे भी मार सकता है। ये समझ में आया? तो क्या पूछा गया है और क्या दिया है, जब तक ये चीज आप नहीं निकाल पाओगे ना, तो इस चैप्टर के सवाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएंगे आपके लिए। बाकी जगह चीजें आसान हैं, बाकी पूरी फिजिक्स में चीजें बहुत आसान है, लेकिन यहां पे ये दिक्कत होने वाली है। यस और नो सही है? चलो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं तो सवाल कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा भाई। चलो ये समझ में आ गया, गिवन और ये आ गया। चलो तो अब आपको एक बात पता लग गई, आपको निकालना क्या है। अरे क्या कैलकुलेट करोगे? ये कैलकुलेट करोगे, सही है ना? तो भैया देखो, आप कभी भी अपने सवाल की जब भी शुरुआत करें, हमेशा फर्स्ट फाइंड VRMS, जो आएगा Vm/√2, या फिर डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है। तो यहां पर VRMS कितना आएगा? Vm 100/√2 वोल्ट। रहने दो अभी, ऐसे ही छेड़ो मत इसको। फिर आपसे पूछा करंट, तो देयरफॉर IRMS कितना आएगा? VRMS/R। भैया V बराबर IR, ओम्स लॉ फेल नहीं करना है। तो यदि यहां RMS है तो यहां पे भी RMS आएगा। सर रेजिस्टेंस की भी तो RMS वैल्यू लेंगे, पागल वागल तो नहीं हुए? पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्या पता कल चलते चलते दरवाजे पे सर टकरा गया हो तो उसका इफेक्ट दिमाग में घूम रहा हो कि
रेजिस्टेंस की भी आरएमएस वैल्यू हम निकालेंगे। सर भरोसा थोड़ी है तुम लोगों का, बिल्कुल नहीं, मुझे कतई नहीं है। तो भैया आरएमएस वैल्यू वोल्टेज और करंट में ही देखनी है और कहीं देखने मत चले जाना। सर पावर में देख सकते हैं, लेकिन हमको यहां पे एवरेज पावर ही काम आएगी। चलो, सो इट इंप्लाइज योर IRMS विल बी इक्वल टू व्हाट? VRMS 100/√2 अपॉन रेजिस्टेंस है 10, तो ये कमिंग 10√2 एम्पियर। नाउ वन मोर थिंग इज आस्क, यहां तक कर लिया। ये यहां से दूसरा स्टेप, IRMS निकालो। अब हमको क्या चाहिए? एवरेज पावर। ये लास्ट स्टेप हो जाएगा इसमें, इससे ज्यादा इसमें सवाल नहीं बनेंगे। तो ये आएगा VRMS इंटू IRMS। अब देखो मैंने काटने से मना इसलिए किया था, VRMS 100/√2, IRMS 10/√2 और √2 2, √2 2, तो भैया ये कटेगा 5 बार। तो एवरेज पावर कितनी आ गई भैया? 500 वैट। कितनी आ गई? 500 वैट। कितनी आ गई? 500 वैट। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैं होमवर्क में कुछ भी दे सकता हूं। जैसे मैंने दिया है V ऑफ t बराबर 10 sin 314t पहला। दूसरा मैंने दिया है V ऑफ t बराबर 100 sin 628t। तीसरा दूं क्या? फिर मैंने यहां पे चलो तीसरा नहीं देता हूं मैं, और पहला यहां पर रेजिस्टेंस A R बराबर 10 ओम, B R बराबर 20 ओम। ठीक है, तो भैया आपको सवाल सॉल्व करने हैं 1A 1B 2A और 2B और एवरीथिंग, सब कुछ। ये होमवर्क है। क्या निकालना है आपको? अब सुनना, आपके सवाल क्या क्या हैं। आपको निकालना है IM, फिर I एवरेज, फिर IRMS और I ऑफ t। सर जी I ऑफ t कैसे निकलेगी? भैया कुछ नहीं करना है, IM निकाल लो और सीधा सीधा जो फंक्शन रखा है उसको रख दो, और P एवरेज। ठीक है, तो एक सवाल के लिए 5 चीजें निकालनी है आपको। तो कितने सवाल हो गए? 5 चौका 20। ये हैं आपके 20 क्वेश्चन। और यदि किसी का दिमाग नहीं चला हो ना कि सर ये 20 क्वेश्चन बन कैसे गए, ये होमवर्क है आपका एक। भैया देखो V ऑफ t 10 sin 314t लो, रेजिस्टेंस 10 ओम लो, फिर उसके लिए ये सब निकालो। तो कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5। फिर इसको 10 यही लो, रेजिस्टेंस को 20 ओम लो, फिर से करो दोबारा, फिर इसको लो, उसको लो, फिर दोबारा, फिर इसको लो, चौथी बार। ऐसे करना है। ठीक है, एक और सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क में ही, होमवर्क करो अपना होमवर्क। करंट फ्लोइंग थ्रू एन AC सर्किट इज गिवन एज, क्या गिवन है भैया?
आई ऑफ टी बराबर 10 साइन 314t। रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर ऑफ 10 ohm is current flowing through a register in an AC circuit is given as I of t बराबर दिस, फाइंड सप्लाई वोल्टेज। देखो ये सवाल है। अच्छा, ईमानदारी से जब आप इस सवाल को सॉल्व कर लो तो उसके बाद बताओ कि फाइनल आंसर में क्या आंसर आएगा। फाइंड सप्लाई वोल्टेज, तो एक्चुअल में आपसे सप्लाई वोल्टेज पूछी है, मतलब आपको आरएमएस वैल्यू देनी है, लेकिन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं फाइंड। यदि सवाल होता सिर्फ सप्लाई वोल्टेज का तो आप क्या कैलकुलेट करते, बताओ मुझे। वीआरएमएस याद रहेगा क्या, लिख लो। यदि यहां पर पूछा होता फाइंड सप्लाई वोल्टेज तो आप क्या कैलकुलेट करते, आरएमएस वैल्यू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको नोट डाउन करना है आपको। सर आप लिखो बोर्ड पे, तब हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मत लिखो, एग्जाम किसको देनी है, तुमको। क्या मैंने पॉइंट आपको बताया, हां बताया। अब आप यदि थोड़ा भी पेन चलाने का कष्ट नहीं करोगे तो ये चीजें आपको लगता है आपके दिमाग में रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। तो मैंने क्या बोला, यदि सप्लाई वोल्टेज, और ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पर भी डिस्कस कर चुका हूं, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इट मींस आरएमएस वैल्यू। तो भैया ये पॉइंट तो आपको पता ही है, लेकिन मैं अब यहां पर ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं फाइंड पहला वीएम कितना आएगा, दूसरा वीआरएमएस कितना आएगा, तीसरा वी ऑफ टी कितना आएगा, और चौथा वी एवरेज कितना आएगा। 4 सवाल और दे दिए तो भैया डीपीएस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 24 क्वेश्चन का होमवर्क हो गया तुम्हारा। बस इसमें ऑप्शंस नहीं है, वो तुम खुद से भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किए होंगे, कर रहे होंगे। कुछ लोग अभी करेंगे, कुछ और रुक के करेंगे, लेकिन जब भी आप करेंगे करना जरूर है। बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करेंगे अपनी हेडिंग को, और वो है बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट। तो भैया देखो ये है हमारे पास में इंडक्टर, इसे मैंने कनेक्ट किया है ये एसी सप्लाई से, ये एल है, और ये है वी ऑफ टी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी। बोलो ठीक है। अब कुछ चीजें जो मैं पूछता हूं उसका आंसर देना भैया। अब ये चूंकि एसी सप्लाई है, मतलब ये क्या लगातार टाइम के साथ में चेंज हो रही है। यस सर, यस सर, टाइम का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा इसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। ओके ठीक है भैया, हमने मान लिया चेंज होगी। अब चूंकि ऐसा जब हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, तो हम एक सिंपल सी बात कहेंगे कि इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, और ये कितना आएगा, जितना ये है उतना ही इसमें आएगा। मतलब कहानी सिंपल सी शुरुआत होगी हमारे पास में कि जो ये v ऑफ t है वो वास्तविकता में एल डी आई बाई डी टी के ही बराबर आएगा।
तो यहां से यदि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं तो ये आएगा एल डी आई बराबर वी ऑफ टी डी टी। बोलो यस और नो, तो आपने बोला हाँ। नाउ वी ऑफ टी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है। मैं वैल्यू को पुट करूंगा और एल का एडजस्टमेंट थोड़ी देर के बाद में करूंगा, या फिर मैं चाहूं तो अभी भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बाद में करूंगा। तो हमारे पास में ये आएगा एल डी आई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो ये मेरे पास में टाइम का फंक्शन बन रहा है, एक साइड में डी आई है, एक साइड में डी टी है। तो बताओ बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मुझे करना चाहिए क्या, इंटीग्रेशन। मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन ये आएगा एल डी आई, ये आएगा वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो तो ये आएगा एल इंटीग्रेशन डी आई, ये आएगा वी एम इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अरे यस और नो। अब मैं यहां पे चाहूं तो लिमिट लगा लूं कि भैया जीरो पे करंट जीरो है और ये है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम यहां पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं एल और इसका इंटीग्रेशन आई ऑफ टी, ये आएगा वी एम और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है भाई ये, ओके। तो यहां से देखो मुझे आई ऑफ टी बराबर क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर माइनस को बाहर डाल दो, लेकिन भैया ये डेरिवेशन की दरकार है, क्या बोलते हैं, जरूरत है कि मुझे इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, तो भैया देखो कुछ चीजें मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक और चीज आपको पता होगी कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। अरे होता है या नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो अब सोचो यदि मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। सही है। अब देखो साइन माइनस को बाहर फेंक सकता है या अंदर डाल सकते हैं, मतलब माइनस बाहर लगाऊं या अंदर लगाऊं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मैं इस माइनस को अंदर डालूंगा तो ये आएगा साइन माइनस 90 प्लस का थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, या कहिए साइन थीटा माइनस 90 जो है वो आपका माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं माइनस कॉस थीटा जैसी सिचुएशन बन रही है। अरे बन रही है ना, यस और नो। ये फॉर्मूले हैं भैया सब। तो फिर कहानी क्या है, देखो ये है आपके फॉर्मूले जिनको आप बॉक्स बना के रख लीजिए, है ना। सर बॉक्स क्यों बनवाते हो सर, अब क्या करें बेटा, बनवाना पड़ता है कि नहीं। चलो अब मुझे इसको देखना है, तो ये क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या इसके जैसा है, मतलब मैं इसे थीटा माइनस 90, मतलब क्या मैं ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देयरफॉर आई ऑफ टी बराबर बन रहा है वी एम अपॉन ओमेगा एल, और ये बन रहा है साइन 90 माइनस ओमेगा टी। बस अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं आई ऑफ टी बराबर वी एम, कुछ उल्टा नहीं लग रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ थीटा माइनस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी माइनस 90। मैंने यहां पे सही लिखा है ना भैया, थीटा माइनस 90, हाँ सही है।
तो सेम चीज यहां आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा Vm अपॉन ओमेगा एल। तो भैया मैं 90 की जगह यूज करूंगा पाई बाई 2। क्या यूज कर रहा हूं? पाई बाई 2। भाई 90 का मतलब पाई बाई 2 ही होता है ना, कि कुछ और होता है? कुछ और तो नहीं आ रहा ना दिमाग में कि हां सर ये भी होता है? पक्का है? चलो, तो यहां तक मेरे पास में ये इक्वेशन बन चुकी है या नहीं बन चुकी है? आपने बोला आई ऑफ टी बराबर Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखो एक बात, ये इक्वेशन है किसकी? ये इक्वेशन है करंट की। इक्वेशन काय की है? तो यहां पर क्या आना चाहिए था? आई एम आना चाहिए था। तो भैया हम कह देते हैं कि लेट्स से Vm अपॉन ओमेगा एल जो है वो है आपका आई एम। Vm अपॉन ओमेगा एल क्या है आपका? आई एम। यदि मैं ऐसा कह देता हूं तो भैया आपका आई ऑफ टी कितना बन जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 बनेगा। यस और नो? क्या ये बनने वाला है? बस। अब एक चीज और देखो, क्या है कि आई एम बराबर है Vm अपॉन ओमेगा एल बराबर। तो यहां पर ये जो ओमेगा एल है ये कैसा बिहेव कर रहा है? बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस। बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस। यस और नो? बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओमेगा एल भैया आई बराबर वी बाई आर होता है। अरे आई बराबर वी बाई आर होता है कि नहीं होता है? बस। तो ओमेगा एल जो है ये आपका बिहेव कर रहा है लाइक रेजिस्टेंस। किसमें? इन सर्किट। तो हम क्या कर देते हैं, हम इस ओमेगा एल को डिफाइन कर देते हैं एक्स एल से, और ये एक्स एल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या है? ओमेगा एल है, या आप इसे 2 पाई एफ एल कहिए। दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हमने नामकरण कर दिया एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो भैया यहां पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सिंपल सवाल हो जाता है एक्सएल कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यही सवाल आ जाता है। यस, ठीक है। अच्छा, अब यदि आपको रिकॉलिंग हो रही हो थोड़ी बहुत कि रेजिस्टेंस में हमने क्या किया था, इतना सब करने के बाद में वेव फॉर्म ड्रॉ करी थी, तो चलो भैया हम पहले यहां पर वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेव फॉर्म्स में देखो हमारे पास में क्या क्या है, एक तो है v ऑफ टी बराबर का Vm साइन ओमेगा टी है, और दूसरा है I ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, या मैं कहूं आई एम और माइनस कॉस ओमेगा टी है। तो बस इन्हीं दोनों को मुझे यहां पर वेवफॉर्म के फॉर्म में डालना है। तो ये तो है आपका टी। अब देखो वोल्टेज तो Vm साइन ओमेगा टी है, तो ये तो सीधा बन गया, ये तो आपका सीधा बन गया v ऑफ टी। तो ये आपके पास में Vm तक चला जाएगा। अब है I ऑफ टी, मैंने ये दूसरी इक्वेशन जानबूझ के लिखी है माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा टी मतलब कॉस का माइनस वाला पोर्शन, तो क्या ये नीचे से चालू होगा ऐसे? क्या ये नीचे से चालू होगा ऐसे?
यस और नो। अब आप चाहें तो इसे भले ही और थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहां डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और वोल्टेज की इक्वेशन को भैया आप यहां पर चाहें तो ऐसे ले सकते, यस और नो। तो देखो जहां पर ये ऊपर टॉप, देखो ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा। अब मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो वो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा रहने ही वाला है, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा रहने ही वाला है। लेकिन आप इस चीज को यहां पर समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए कि ये तो v ऑफ टी हो गया और ये आपका i ऑफ टी हो गया। दोबारा बनाऊं चाहे 4 बार बनाऊं, हो सकता है कि सही बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी यहां पे देखने के बाद में, क्या वोल्टेज की इक्वेशन में Vm साइन ओमेगा टी डायरेक्ट है, जबकि करंट की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। क्या है? माइनस पाई बाई 2। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है जो मैंने यहां पर लिखाया है? देखो v ऑफ टी बराबर है आपका Vm साइन ओमेगा टी और I ऑफ टी बराबर है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब यह है कि इन प्योर इंडक्टिव AC सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2 या 90 डिग्री से करंट क्या होता है? पीछे चल रहा होता है, जिसको हम यदि फेजर डायग्राम में बनाएं तो अब आप देख पाएंगे कि यदि मैं वोल्टेज को ऐसे बना दूं, ये है आपका वोल्टेज, देखो हर जगह मैंने Vm साइन ओमेगा टी को यहीं लिया था। अब करंट क्या है? उससे 90 से पीछे है, मतलब ये है आपका करंट I और ये इस वोल्टेज से 90 पीछे चलता हुआ आएगा, ये इससे 90 पीछे चलता हुआ आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? कर पाएंगे क्या? एक बार फिर से, प्योर इंडक्टर मैंने AC से कनेक्ट किया, क्योंकि AC लगातार परिवर्तित हो रहा है तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, दैट इज LdI/dt। अब इसमें जो EMF इंड्यूस होगा उतना ही होगा जितना ये वोल्टेज, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा या कम हो जाएगा, नहीं, उतना ही रहेगा। मैंने इसे इक्वेट किया, ये सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास में यहां तक ये बन के आया। ये मैंने फॉर्मूले कुछ बताए ताकि मैं इसका एडजस्टमेंट कर सकूं। तो यह Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90, इसको सॉल्व किया। यहां पे Vm अपॉन ओमेगा एल जो है वो करंट जैसा बनेगा, तो इसे मैंने Im नाम दिया, ये इक्वेशन आ गई। इसको मैंने आगे यहां पर एडजस्ट किया, तो चूंकि Im Vm अपॉन ओमेगा एल, मतलब ओमेगा एल कैसा बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर में, यस और नो? इसको नाम दिया गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन AC सर्किट, ये आपका कहलाता है व्हाट? क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ग्राफ, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे पावर। और कुछ छूटा तो नहीं है ना? पावर इन इंडक्टिव सर्किट। क्या? पावर प्योर। ये वर्ड्स में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आगे चल के हमको RL सर्किट, RLC सर्किट, RC सर्किट वगैरह पढ़ने होंगे, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। अब आप बताओ पावर क्या लिखी जाएगी? तो आप लिखोगे P ऑफ टी बराबर आएगा V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी। तो भैया P ऑफ टी बराबर ये आएगा Vm साइन ओमेगा टी और ये आएगा Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यस और नो? क्या ये सही है? अच्छा, एक और बात बताओ, इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं क्या? Vm Im साइन, या फिर एक काम करता हूं, इसे रहने देता हूं, Vm साइन ओमेगा टी
और ये आएगा Im माइनस कॉस ओमेगा टी। चलो क्या मैं लिख सकता हूं P ऑफ टी बराबर माइनस टाइम्स Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सही है। अब आपको क्या चाहिए होती है? एवरेज पावर। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। यदि मैं बात करता हूं एवरेज पावर की तो बताओ कितनी आएगी फटाफट। तो भैया P एवरेज आपका लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी P ऑफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। चलो तो भैया जी P एवरेज बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी Vm Im माइनस के साथ में है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। देखो मैं चाहता तो यहीं पे सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं है। धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। यस और नो? सही है ना। कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालेंगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा? माइनस Vm Im बाहर, माइनस Vm Im बाहर, और नीचे से आएगा टी। ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और डी टी। सही है। अब एक चीज और देखो, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। तो 2 को मैंने निकाला बाहर तो ये आ गया Vm Im अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब जरा याद करो, ये क्या हो जाएगा? 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। सो देयरफॉर एवरेज पावर क्या आएगी? 0। तो एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर के अंदर में कोई पावर लॉस नहीं है। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर क्या आ रही है? 0। किसमें? इंडक्टर में। सर कंप्लीट साइकिल कैसे पता लगा? 0 टू टी है, 0 टू टी है, 0 टू टी है। इससे मुझे ये बात पता लगती है। क्या इसमें किसी को दिक्कत होगी? नहीं ना? नहीं ना? पक्का? तो क्या हो गया? एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर में एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। चलो अब मैं एक एग्जांपल करा देता हूं जो इंडक्टर पर बेस्ड हो। सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। एन एसी सप्लाई V ऑफ टी बराबर 14.14 साइन 314 टी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी। 5 ले लूं कि 10 ले लूं? 5 ले लूं कि 10 ले लूं? 10 ले लेता हूं। 10 में क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 मिली हेनरी। फाइंड, क्या क्या फाइंड करवाऊं बताओ आपसे? पहला इंडक्टेंस, अरे सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या फाइंड करना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा फाइंड करना है करंट इन सर्किट। देखो ये करंट इन सर्किट का आंसर कौन सा देना है? IRMS। कौन सा आंसर देना है? IRMS। और तीसरा इक्वेशन ऑफ करंट। ये ही सवाल मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। भले ही मैं आपको
एग्जाम के वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं नीट का, या भले मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि पूछा गया तो यही पूछा जाएगा, यस और नो। चलो भैया सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्या गिवन है, कहां से क्या है? गिवन डेटा पहले लिख लो भाई। v ऑफ टी बराबर दिया है 14.14 साइन 314t, और आपको L दिया गया है 10 मिली हेनरी। अब मुझे बताओ यहां से आपके पास में Vm मिल जाएगा 14.14। ध्यान रखना ये 10√2 होता है। √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 करके देख लो, यही आता है। और ओमेगा है 314 रेडियन पर सेकेंड। अरे बोलो इतना ही है ना। अब आपसे क्या क्या पूछा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल, फॉर्मूला है ओमेगा एल। अच्छा, चूंकि ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्स एल बराबर जो आएगा, एक्स एल बराबर ओमेगा है 314, एल है 10 मिली हेनरी, यूनिट आएगी ओम। तो भैया जी एक्सएल कितना आएगा? देखो इससे काटोगे तो ये तो यहां पे खत्म हो जाएगा, तो -2 मतलब 2 जीरो, तो ये आएगा 3.14 ओम। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा उसने क्या पूछा है? दूसरा उसने क्या पूछा है? करंट इन द सर्किट। तो दूसरा सवाल क्या है? IRMS। तो भैया IRMS क्या आएगा? VRMS अपॉन R। क्या आएगा? VRMS अपॉन R। या फिर IM अपॉन √2। अरे यही आएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर IM क्या आएगा? VM अपॉन एक्सएल, या कहूं तो VM, अच्छा एक्सएल है ना मेरे पास डायरेक्ट, यस और नो। तो भैया जी देयरफॉर IM बराबर VM कितना है? देखो भैया VM कितना है? 10√2। तो आपने लिखा 10√2, और एक्सएल कितना है? 3.14, तो आपने लिखा 3.14। तो यहां से मुझे बताओ कि भैया IRMS कितना हो जाएगा? 10√2 डिवाइडेड बाई 3.14 होल डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसल, तो IRMS कितना आएगा? 10 अपॉन 3.14। या तो वो ऑप्शन में 3 देखो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, कितना? 10 डिवाइडेड बाई 3.14 वाला, या फिर वो इसे पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो भैया कोई दिक्कत? और एक सवाल है, इक्वेशन ऑफ करंट। तीसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ करंट। बोलो तो क्या आएगी इक्वेशन? I ऑफ टी बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही है ना? अब यहां पर देखो IM कितना है? IM निकाला है, ये रहा, बस तो काम हो गया आपका। तो देयरफॉर I ऑफ टी बराबर IM 10√2 डिवाइडेड बाई 3.14 साइन ओमेगा टी कितना है? 314t माइनस पाई बाई 2। इतना आसानी से इस सवाल को आप टैकल कर सकते हो, बशर्ते आपको सब कुछ अच्छे से आता है तो। यस और नो? लेकिन याद रखना कंडीशन वही है, अच्छे से आएगा तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा बैठे रह जाओगे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और
आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो अगला टॉपिक है वो है यहां पर बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट। क्या बोलते हो, यस और नो? मतलब अब आपको क्या करना है, कैपेसिटर बनाना है भैया। तो देखो ये आपने बनाया एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C, इसे आपने कनेक्ट किया एक एसी वोल्टेज से। सर इसके साथ में रजिस्टर कनेक्ट नहीं होगा क्या? धैर्य रखो, सब कुछ होगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा शांत रहो। अभी पहले हम सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को लगा के डीलिंग करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे ही आपकी ये सप्लाई ऑन हुई होगी तो क्या इस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगा होगा आई ऑफ टी, यस और नो? ये करंट क्या करेगा, आई ऑफ टी क्या करेगा, चार्जेस कैपेसिटर, ये इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, बोलो क्या आएगा, Q बराबर CV। क्या आएगा, Q बराबर CV। आप चाहें तो कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे करंट चाहिए होता है। आप जानते मैं पढ़ूंगा क्या यहां, करंट, मुझे सर्किट का करंट चाहिए। तो भैया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट dq बाई dt बराबर c dv बाई dt, यस और नो? और इस dq बाई dt को मैं क्या लिखूंगा, i ऑफ t, और इसे d बाई dt ऑफ Vm साइन ओमेगा टी। सही है, बिल्कुल। प्रोसेस को समझिए। तो आई ऑफ टी बराबर देखो C, ये Vm आएगा बाहर और ये आएगा d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा। क्या बोलते हो, सही है क्या? यस सही है। सो देयरफॉर आई ऑफ टी बराबर C, ये आ जाएगा Vm, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलो भैया डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना? और यदि आपने इस डिफरेंशिएशन को कर दिया है तो इट इंप्लाइज आई ऑफ टी बराबर आ जाएगा ओमेगा सी Vm और कॉस ओमेगा टी। सही है। अब थोड़ा सा यहां पर एडजस्टमेंट देखो, ये एडजस्टमेंट मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे डेरिवेशन पता है। अब आप सोचो इसे मुझे I बराबर V बाई आर के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूं, इस ओमेगा सी यहां पे Vm सही है उसके नीचे होना चाहिए, तो मतलब मैं इसे लिखूंगा I ऑफ टी बराबर Vm होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, और ये आएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो भैया क्या ये वाली बात सही है? अब फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी कि ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, लेट्स से इसे कह देता हूं एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और इसका नाम बनेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो है तो ये भी रिएक्टेंस, लेकिन चूंकि सर्किट में कैपेसिटर है तो भैया हमने आपको क्या नाम दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेसिकली ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि कैपेसिटर ने एसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस
ऑफर किया है, यस और नो। तो भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC? तो आप कहोगे द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन AC सर्किट, वैसे तो मुझे यहां पे प्योर वर्ड लिखना चाहिए था, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, क्योंकि देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर के लिए है। मतलब इंडक्टर के केस में सिर्फ इंडक्टर था तो वो प्योर इंडक्टर ही था, यहां पर भी प्योर, देखो हेडिंग प्योर की चल रही है। तो भैया यदि मैंने इंडक्टिव में ना लिखा हो प्योर तो उसे लिख लेना भाई, ठीक है, नहीं तो पता लगा सर प्योर आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया प्योर आएगा, प्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट। और इसको मेजर किस में करेंगे? ओम में ही, भैया रेजिस्टेंस है तो मेजर किस में होगा? ओम में। तो भैया XC बराबर आएगा 1/ω/C या फिर 1/2πfc और यूनिट आ जाएगी ओम। यस और नो? यस और नो? तो आपने बोला हां। तो ये हमने यहां पे जो पॉइंट आया था उसको डिस्कस कर लिया। तो अब आप देखो आपके पास में जो I ऑफ टी था वो था Vm होल डिवाइडेड बाई 1/ω/C cos ω t। तो आपका I ऑफ टी बन चुका है Vm/XC cos ω t, सही है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? Im। I ऑफ टी बराबर ये आ गया है Im cos ω t, जहां पर Im का मतलब है Vm/XC। Im का मतलब क्या है? Vm/XC। यस और नो? अब फिर से यही कहानी दोहरानी है, फिर से यही कहानी दोहरानी है। यस और नो? अब देखो I ऑफ टी बराबर आ चुका है Im cos ω t। तो भैया इसे हम लिखेंगे Im sin ω t प्लस 90 या π/2। क्यों सर जी ऐसा? देखो cos थीटा क्या होता है यार? cos थीटा होता है या तो sin 90 माइनस थीटा या sin 90 प्लस थीटा, लेकिन इस बार हम प्लस का यूज करेंगे। अब देखो ये आता क्यों है, ऐसे ही क्यों किया गया है? देखो आप चाहो तो इसे ही फाइनल इक्वेशन मान सकते हो। अरे मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? बिल्कुल, अरे मान सकते हैं ना, यस। बट कायदे से जब हम बनाने जाएंगे तो अब देखना जब मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो मुझे परेशानी होती है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर वे में ले लेता हूं कि देखो ये किसकी हो गई? V ऑफ टी की हो गई। अब जब मैं I ऑफ टी की बनाऊंगा तो cos की बनानी है तो मुझे आसानी रहेगी। cos की बनाते समय मुझे आसानी रहेगी। भैया देखो ये आ गई आपका I ऑफ टी। अब इसको मुझे लेना है तो मुझे यहां पर sin ω t प्लस π/2 ही करना पड़ेगा। यदि मैंने π/2 माइनस ω t लिया तो मेरी गाड़ी ये फंसेगी कि मुझे ω t पहले चाहिए और बाद में एंगल चाहिए। क्यों? तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा कि आगे है या पीछे है। तो यहां से आपको पता लगेगा कि देयरफॉर करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट
लीड्स द वोल्टेज कितने से, बाई पाई बाई 2 से, कितने से, पाई बाई 2 से, कितने से, बाई पाई बाई 2 से। और एक और चीज क्या, फेजर डायग्राम। चलो बनाओ भैया फेजर डायग्राम। तो भैया कहानी ये है कि ये रहा आपका वोल्टेज और करंट को क्या करना है आगे, कितने से, 90 से। तो भैया यहां पर आपका करंट 90 से आगे हो चुका है, क्योंकि आप देखिए v ऑफ टी क्या है, Vm साइन ओमेगा टी है, और I ऑफ टी क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो ये याद होनी चाहिए भैया चीजें, ठीक है, चीजें क्या होनी चाहिए, याद। लास्ट इसमें और क्या पढ़ना होता है, पावर। तो भैया आप एक और छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बोलो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी ताकि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा सकूं, यस और नो। चलो तो भैया जी P ऑफ टी आएगा आपके पास में V ऑफ टी और I ऑफ टी। तो आपने इसे लिखा P ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ये लिख दिया Im कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो इट इंप्लाइज P ऑफ टी आपके पास में आ चुका है Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोलो सही है। एक स्टेप यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो बताओ ये क्या बनेगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो भैया P ऑफ टी आपके पास में आएगा Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा। क्या कहते हो, आएगा या नहीं आएगा। तो पावर डबल चल रही है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की 2 गुना है या नहीं। चाहे इंडक्टर वाला सर्किट हो चाहे कैपेसिटर वाला सर्किट हो, दोनों ही केस में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज पावर। तो आप लिखोगे एवरेज पावर, यदि मैं लिखूंगा, बताना जरा क्या लिखूंगा फटाफट। देखो अब ये मतलब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है ऐसा मान के चलो, इंटीग्रेशन 0 टू टी P ऑफ टी डी टी, और नीचे इंटीग्रेशन 0 टू टी और डी टी। अब क्या करूं, वैल्यू पुट करो। तो भैया जी P एवरेज कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के T तक P ऑफ टी कितना आएगा, Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है क्या यहां पर, कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है क्या, बोलो भाई क्या जाना पहचाना। देखो P एवरेज, कई लोगों की ट्यूब जल चुकी है, कई लोगों की बाकी है। तो देखो Vm Im अपॉन 2T, क्यों, T नीचे से आता ही है, पता है ना, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी और डी टी। बोलो आंसर इंटीग्रेशन का 0 टू टी एन टी साइन के ओमेगा टी डी टी बराबर 0। तो भैया 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी बराबर भी 0। तो देयरफॉर क्या P एवरेज बराबर भी 0। तो भैया प्योर कैपेसिटिव में भी एवरेज पावर क्या आ गई, कंप्लीट साइकिल पे 0, कंप्लीट साइकिल पे 0, कंप्लीट साइकिल पे 0। यस और नो, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी महसूस हुई, मेरे हिसाब से तो
नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? बताओ। सिंपल चीजें हैं, सब चीजों को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। रिकॉलिंग हो गई हो तो अब हम इस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। करें कि नहीं करें? कई लोग सोच रहे होंगे रहने दो सर, क्या क्वेश्चन करवाओगे, बहुत पढ़ लिए हम। लेकिन वहीं कई स्टूडेंट्स का मानना होगा कि नहीं सर, कुछ तो क्वेश्चंस करवा दो। यस और नो? हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, यहां से न्यूमेरिकल हो गए हैं। इस पे नहीं है, कहां गया? अच्छा, थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं। अब सवाल को पढ़ो, क्या क्वेश्चन दिया गया है। A 1 microfarad capacitor is connected to 200 root 2 sin 100t volt. If an ammeter is used to measure the current in the circuit, then reading will be. ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो, जब डीसी सर्किट में एमीटर लगता है तो वो डीसी करंट को मेजर करता है, लेकिन अब यहां पर ये एसी वोल्टेज है। यस और नो? सोचो ये सर्किट कैसा बनाया होगा। ये कैपेसिटर लगाया होगा, ये आपकी एसी सप्लाई लगा दी होगी। अब मुझे बताओ कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया होगा? ऐसे ना? सही है? सही है क्या? गलत है। ये वोल्ट मीटर लगता है, तो एमीटर सीरीज में ऐसे लगता है। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी? क्या आएगी? तो भैया ये जो रीडिंग आएगी वो आएगी IRMS। क्या आएगी? IRMS। मतलब इस सवाल में आपको IRMS निकालना है, लेकिन गिवन क्या है? V ऑफ t बराबर 200 रूट 2 साइन 100t गिवन है। यस और नो? डज इट मीन कि आपको Vm गिवन है 200 रूट 2 वोल्ट और ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड, और एक और चीज जो आपको गिवन है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, दैट इज 1 into 10 to the power -6 फैरड। समझो चीजों को, समझो चीजों को। अब ये सवाल ये है कि भैया IRMS निकालना है। अच्छा, ये सवाल ये भी तो पूछ सकता था कि हमने एक सर्किट के अंदर एक एमीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, तो एमीटर में यदि इतनी रीडिंग आ रही हो तो वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी? यस और नो? बिल्कुल। चलो, तो इस सवाल को डील करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? IRMS चाहिए, तो ये आएगा VRMS अपॉन R। लेकिन R क्या होगा? तो भैया चूंकि अकेला कैपेसिटर है तो XC होगा, और XC क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई FC। आप चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ओमेगा 100 दिया है और C 1 into 10 to the power -6, तो XC कितना आएगा? 10 to the power 4 ओम। यस और नो? सही है? बिल्कुल। नाउ VRMS कितना आएगा? तो VRMS आएगा आपका Vm अपॉन रूट 2, दैट इज 200 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, मतलब 200 वोल्ट। 200 ही लिया ना इस बार? हाँ। यस और नो? तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा बेटा। अब IRMS कितना आ जाएगा? बोलो भैया। IRMS बराबर VRMS अपॉन XC। ये है 200, ये है 10 to the power 4, मतलब ये आएगा 2 into 10 to the power -2 एम्पियर, या फिर 2 मिली एम्पियर। कितना आ रहा है? सॉरी,
20 मिली एम्पियर। अच्छा, कितने महानुभाव ऐसे हैं जो यहां से इस स्टेप को नहीं समझ पाए हैं? कौन है ऐसा, बताओ, है क्या कोई? और कोई है तो वो इधर ध्यान दे। 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर लिखा है, मैं इसे 20 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं। तो इसे 20 और ये 10⁻³ है, तो ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस और नो? यस और नो? अच्छा, मान लो मैं यहां पर आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ करंट, तो आप बताओ क्या बताओगे? तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ करंट आएगी बेटा जी, आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर आई एम कितना आएगा? तो आई एम आएगा √2 टाइम्स आई आर एम एस, दैट इज √2 इंटू 20, दैट इज 20 √2 मिली एम्पियर। यस, अब मैं ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, सवाल तो देखो मेरा यही था बस, रीडिंग। तो रीडिंग का आंसर तो यहीं पे खत्म हो चुका है भैया। देखो ये रहा रीडिंग का आंसर, ये है आपका आंसर इस सवाल का। बट मैं एक्चुअली पता है ना, मैं आदत से मजबूर हूं, मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बच्चों का थोड़ा सा और भला कर दूं, थोड़ा सा और बोल दूं कि और क्या एग्जामिनर यहां पे सोच सकता है। इसलिए कई लोगों को लगता होगा कि इतना पकाता है ये आदमी, है ना। अब देखो इसकी इक्वेशन लिखते समय एक चीज ध्यान रखना, अब इसकी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, 20 √2 मिली एम्पियर, फिर लिखा जाएगा साइन ओमेगा आपका वही है 100t और प्लस आएगा बेटा पाई बाई 2। तो ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस, यस और नो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? बताओ भैया, कोई परेशानी वाली बात हो तो? पक्का कोई परेशानी वाली बात नहीं है? कैपेसिटर है प्लस आएगा, कैपेसिटर है प्लस आएगा, यदि ये इंडक्टर होता तो माइनस आता। इंडक्टर में करंट क्या रहता है? पीछे। कैपेसिटर में करंट क्या रहता है? आगे। कैपेसिटर में करंट क्या रहता है? आगे। बुकलेट में यदि यहां पर यदि माइनस लगा हो बुकलेट में तो भैया करेक्शन कर लेना, मैं सही यहां पे पढ़ा रहा हूं प्लस है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार टाइपिंग में प्लस माइनस आगे आजू बाजू में होते सिंबल, तो गलती से माइनस दब गया हो तो मेक इट, है ना। चलो, और है क्या? 2 सवाल और होंगे क्योंकि मुझे याद है मैंने सवाल तो लिए थे। अब देखो ये सवाल देखो भाई, 2022 के एग्जाम का सवाल, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, ऑप्शंस पढ़ो, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, 1/√2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट। क्या पीक वोल्टेज और आरएमएस में रिलेशन क्या है? ये है वी आरएमएस बराबर वीएम अपॉन √2, तो इसका मतलब वीएम क्या आएगा? √2 टाइम्स वीआरएमएस आएगा। यस और नो? अब मुझे बताओ इस सवाल को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे 4 ऑप्शन पढ़ने तक? अब देखो अलग अलग पेपर कोडिंग में हो सकता है ये ऑप्शन किसी के पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे होगा तो उसे चारों पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, नजर का खेल है, नजर हटी दुर्घटना घटी। बच्चा कई बार ये 1/√2 टाइम्स लगा सकता है, लेकिन बच्चा याद रखना, जैसे ही तुम 1/√2 लगा दोगे तो सवाल को गलत कर आओगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये चल रहा था वीआरएमएस बराबर वीएम/√2 और √2 इसमें डिनोमिनेटर में, तो बच्चों ने कई बच्चों से हुआ कि 1/√2 लगाए, क्योंकि मैंने बच्चों से जब बात करी, सर सिल्ली मिस्टेक हो गई, ऐसा मन कर रहा था कि बर्फ की सिल्ली उठा के सर में डाल दूं,
सिल्ली मिस्टेक हो गई भैया, एक सवाल गलत, 4 जो प्लस के थे वो -1 और कर दिया, 5 नंबर का नुकसान। और 5 नंबर पे जब रैंक खिसकती है ना, हजारों की संख्या में रैंक खिसकती है। अभी मैं एक स्टेट में देख रहा था, एक नंबर था 560 या 565 नंबर, कोई एक स्कोर की बात चल रहा हूं, कट ऑफ थी वो शायद। और उस पे एक किसी स्टेट मतलब यूपी या बिहार, इन दोनों में से कोई स्टेट था, एग्जैक्टली मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, कुछ 912 या 972 कुछ ऐसा, मैंने वो आंकड़ा पढ़ा था, ऐसा डिजिट पढ़ा था एक नंबर पे। अब तुम सोचो यदि 5 नंबर तुम खो दिए तो 5000 कम से कम रैंक सज गई तुम्हारी, कम से कम 5000। सोच लो, ये है सिल्ली मिस्टेक। अगली बार ध्यान रखना, सिल्ली मिस्टेक मतलब बर्फ की सिल्ली डाल लो सर पे, जो इतनी बड़ी सी आती है ना, इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली देखी कि नहीं देखी किसी ने? उस पे लेट जाना ताकि दिमाग ठंडा हो, और फिर सोचना क्या कर बैठा हूं मैं। आ जाओ इधर, ठंड रखो, ठंड पाओ। बहुत आसान चैप्टर है ये, पता है, बहुत आसान, हलवा। बता अभी तक कौन सी डिफिकल्ट चीज लगी? हो सकता है डेरिवेशन डिफिकल्ट लगा हो, सर ऐसा डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं दिखा है, पता नहीं आप क्या क्या पढ़ा देते हो। भैया एनसीईआरटी यहां है, हमको यहां रखना पड़ेगा अपने लेवल को, और जब तक हम अपने लेवल को यहां नहीं रखेंगे तब तक आप नीट की एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। यू नीड टू इंप्रूव योर लेवल, यस और नो। चलो सवाल पढ़ो। सर 2022 के बाद 2020 का सवाल 21 कहां गया? भाई जरूरी थोड़ी कि एक ही कॉन्सेप्ट पे अभी कितना सा पढ़ाया है मैंने, कुछ नहीं पढ़ाया अभी चैप्टर में, असली चैप्टर तो अभी स्टार्ट होना बाकी है। सवाल क्या है? A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. तो भैया एक बात बताओ, यदि यहां पर पहले गिवन क्या है पहले ये बताओ, सबसे पहले यही ढूंढो। बोलना, मैं ढूंढने को जमाने में खुशी निकला, ऐसी है ना कुछ, पता नहीं। गिवन है आपको VRMS 200 वोल्ट। बताओ यहां कहां लिख के दिया है कि ये आरएमएस वैल्यू? कहीं लिख के दिए? बताओ कहां लिखा है कि आरएमएस है? नहीं लिखा ना? अरे लिखा है क्या? अरे नहीं ना लिखा, लेकिन हमें याद रखना है कि इसको आरएमएस वैल्यू ही मानना है, पक्का? भूलोगे तो नहीं? सर आपको हम पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लगता है कि हम भूलेंगे नहीं। अगले लेक्चर से पहले हम भूल चुके होंगे सर, हम आपको भूल के दिखा देंगे, प्रॉमिस है ये हमारा, पक्का वाला प्रॉमिस है। क्या बोलते हैं ना उसको, ऐसे क्या करते हैं, कौन सा प्रॉमिस बोलते हैं, मुझे याद नहीं। वो कहते देखो बचपन में जब नहीं ना, खा कसम मम्मी की तू सच बोल रहा है, ऐसे जब तुम छोटे रहे होंगे तो तुमने किया होगा। जब हम छोटे थे हमारे टाइम पे भी हम ऐसे ही करते थे, खा कसम मम्मी की तूने पेन नहीं लिया मेरा। अब तुम्हें मैं मम्मी की कसम थोड़ी दूंगा, तुम्हें बोलूंगा नीट की कसम है तुम्हें, तुम्हारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, कसम है तुम्हें नीट की, जो तुमने पढ़ाई न की। पता नहीं मेरा एसी को है ना क्या हो जाता है बीच में ना, एकदम से गर्म हो जाता है, या तो मैं बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता हूं कि वो झेल नहीं पाता है। तुम्हें विश्वास शायद होता नहीं होगा ना। देखो ये रिमोट पे आंकड़ा दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है क्या? मेरे को भी नहीं दिख रहा। 16 है वैसे तो, कैप्चर कर लेगा क्या ये? भाई नहीं कर पा रहा है, और फुल पे चल रहा है। मैं क्या दिखा रहा हूं तुमको, बेवकूफों जैसी हरकतें क्यों कर रहा हूं मैं आज? क्या हो रहा है ये? देखो भाई तुम्हारे साथ में रहते रहते सी 40 माइक्रोफैरड। सर पता है जितनी देर में आपने पढ़ाया नहीं ना, उससे ज्यादा समय ना आपने 1-2 न्यूमेरिकल करवाने में लगा दिया, हमारा वेस्ट ऑफ टाइम। वी डोंट लाइक यू। मन में आया ना? सवाल देखें, ये गिवन है, पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क,
व्हाट इज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन? बताओ। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आपसे पूछा गया है IRMS। ओ तो भैया, तो IRMS जो होगा वो होगा VRMS अपॉन R। R मतलब यहां पर XC। अब भाई मैं बार बार R नहीं लिखूंगा यार। और VRMS तो डायरेक्टली D1 है, लेकिन XC क्या आएगा? XC आएगा भैया 1 अपॉन ओमेगा C या फिर 1 अपॉन 2 पाई FC। अब ध्यान रखो, ये 50 आया है, ये आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 F कितना 50, और C कितना भैया बाबूजी 40 है ये, तो 10 टू द पावर -6। अब देखो ऑप्शंस देखो, पास पास या दूर दूर। 1.7 और 2.5 और 2.05। सर ये तीन ऑप्शन बहुत पास है, ये वाला दूर है। यदि ये आंसर हुआ तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। क्या पढ़ना सकता है? चलो कोई बात नहीं। देखो इसको सॉल्व करो। 50 गुना 100 314। XC कितना आएगा 1 अपॉन 1 की जगह इसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर 6 314 इंटू 40। चलो अगले पेज पे आते हैं भाई हम। XC आ रहा है 10 टू द पावर 6 अपॉन 314 इंटू 40। एक जीरो तो पहले ही काट लो भैया यहां से, यह आ गया 10 टू द पावर 5 और 28 24 54 56 और 4 तिया 12, 1250 हो गई। एक काम करो, XC बराबर एक के पीछे 1 2 3 4 5 0 अपॉन है इसे 1250 मानो भाई। सर ऐसे कैसे मान ले भाई? मान लो यार मेरी बात को। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 125। अच्छा 125 इंटू 8 करना बेटा, कितना आएगा? 200 आएगा क्या? 1000। अरे 25 हटे 200 और 25 800 800 1000, तो ये 8 बार कट गया 80। तो भैया जी XC आ गया तुम्हारे पास 80 ओम अप्रोक्सीमेटली। तो अब आपको चाहिए आपको चाहिए IRMS। तो IRMS कितना आएगा 200। VRMS 200 ही था ना कि 100 था यार? 200 और ये है 80, तो कितना आएगा 8 दूना 16 2.5 एम्पियर। तो भैया आंसर कौन सा आएगा? 2.5 वाला। दिमाग खुला रखो, दिमाग खुला रखो। गर्दन दर्द कर रही है और कुछ नहीं है, ठीक है? झटके नहीं मार रहा हूं, टेंशन मत लो। यस, और एक आध सवाल है। देखो भाई इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। क्या है? अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V ऑफ t बराबर V0 साइन ओमेगा t इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। ठीक है, अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन। मैं आपको देखो, यदि मैं नीट के पेपर की एक बात बताऊं, जैसे 50 क्वेश्चन है ना अभी आपके नीट में, तो इसमें से 30 तो लगभग आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल डेटा, और 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर। वन लाइनर या सीधा फॉर्मूला पूछा, कहीं सीधा फॉर्मूला पूछा है या कोई यूनिट पूछे कुछ टाइप में, ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसा 1 से 2। 1 से 2 आपको पूछेंगे, 2 स्टेटमेंट जिसमें दिए होते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट, और 1 से 2 ही आपको असर्शन रीजन वाले पूछेंगे। और लगभग 1 से 2 से 3 के आसपास में मैच दी कॉलम आएगा आपको, और 3 से 5 के बीच में लगभग ग्राफ आएंगे। ये याद रखना, इस चीज को लिख लेना भाई। ये वन लाइनर मतलब ये कैटेगरी। जैसे अब देखो आपने क्या दिया, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज दिया है, आइडियल कैपेसिटर में लगाया है, तो क्या होगा? तो भैया देखो V ऑफ t बराबर यदि Vm साइन ओमेगा t है, ऑप्शंस पढ़ो तो देखो करंट लैग्स वोल्टेज तो नहीं,
तो आप यहां पर देख के कह सकते हो भैया कि आई ऑफ टी बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। अब है क्या देख लो, देखो करंट लैक्स वोल्टेज, ये गलत। करंट लीड्स वोल्टेज बट 180, ये भी गलत, पाई बाई टू होता है। करंट इन फेज, ये भी गलत। तो आंसर तो ये सही है, लेकिन अब सोचो ये क्या लिखा है, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बिकॉज पी एवरेज कितना आ रहा है, 0। हो सकता है निकट भविष्य में कभी आपको जब सवाल आए तो यहां पर सिर्फ आइडियल कैपेसिटर सी को हटा के वो इंडक्टर लिख देगा। ऑप्शन यही है, यस और नो, बस। लेकिन वहां पे फिर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, वो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे को देखो पता नहीं अचानक से क्यों मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया ये देख लेना भाई, ये मैं 50 क्वेश्चन के बेसिस पे बोल रहा हूं। देखो 30 और 40 तो यही हो गए और बचे में 10 आ जाएंगे। मतलब ये 50 क्वेश्चन का पैटर्न है लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ओहो ये क्या है भाई, अच्छा हाँ, द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर। ये पीवाईक्यू है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, लिखा नहीं है कौन से साल का है, लेकिन ये पीवाईक्यू आई एम डैम श्योर। उसने क्या बोला है कि इसमें एक आपका करंट फ्लो हो रहा है, किसमें क्या फ्लो हो रहा है, किसी इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव मतलब प्योर इंडक्टर लगा रखा है और उसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो भैया आपसे पूछा गया है कि यदि ये करंट की इक्वेशन है तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या रही होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, अब एक बात बताओ, किनके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पक्के हैं? सर कौन से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो आप? v बराबर dx बाई डी टी, ए बराबर dv बाई डी टी, याद है क्या? सर ये क्यों याद रखूंगा मैं? अब मैं क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं 11 की चीजों को भूल चुका हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। सवाल में पूछा गया है कि भैया यदि ये करंट का ग्राफ हो तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा? तो भैया मैं आपको एक चीज याद करवाता हूं, ये XT है, ये VT है। सर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों बता रहे हो सर? याद करो, जब ये पैराबोला होता है तो ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये ऐसी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। और जिनको याद है, जिनको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं, इधर जाने पर डिफरेंशिएशन करना है, इधर जाने पर डिफरेंशिएशन करना है और लौट के आने पर इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब पैराबोला का डिफरेंशिएशन, मतलब समझना यहां पर, पैराबोला का डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसका आगे एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सर इन चीजों का इससे क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना है। और यही चीज आप वापस इंटीग्रेशन करोगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन का तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन करने पर पैराबोला मिलेगा। तो ये सब चीजें क्यों बता रहे हो हमें? इसलिए बता रहा हूं, समझना, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है ये करंट की है और E बराबर क्या होता है, L di बाई डी टी, यस और नो? तो भैया जी L इंटू स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब स्लोप क्या होगा, यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो भैया इतने पोर्शन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट, फिर इतने का भी क्या है, कांस्टेंट, यस और नो? और ऊपर से यदि आप ध्यान देखो तो E कैसे मिल रहा है, आई के डिफरेंशिएशन से, बराबर है। तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन करोगे
तो क्या पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसमें भी क्या मिलेगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नीचे जा रही है तो वो नीचे मिलेगी। तो बताओ कौन सा ग्राफ है, क्या ये वाला ग्राफ है? अरे यस और नो कुछ तो बोल दो भाई। सर क्या ही बोले हम, यस और नो। इसलिए मैंने इसको बोला था, देखो कहां का कॉन्सेप्ट कहां लगवाया है मैंने। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करके रख सकते हैं। अच्छा है एक और सवाल, मुझे लगा ही था 60 पेज तक तो मैं सोच रहा था, क्योंकि पेज तो क्या बहुत बना लेता हूं मैं कभी कभी। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी। ये एक कैपेसिटर है, इससे आपने क्या किया, एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया। अच्छा मैं डायग्राम बना रहा हूं, जानबूझ के बना रहा हूं, ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यदि मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं तो क्या होगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं तो क्या होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन है ईएम वेव का। सर आपको कैसे पता लगा ये ईएम वेव का क्वेश्चन है? इसमें एक वर्ड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको ईएम वेव में ही सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं इसको, देखो मैं नीचे के दो ऑप्शंस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो नीचे के दो ऑप्शंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो भैया देखो ये आएगा XC बराबर 1/ω_c, या आप लिख लो XC बराबर आएगा 1/2πfc। अब उसने सवाल में बोला है कि यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी कम, तो भैया फ्रीक्वेंसी के घटने पर XC क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो दो ऑप्शन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, ये भी गलत है। मैंने सिर्फ इन दो पॉइंट्स को यहां पर बताने के लिए इसको लिया है। तो F के डिक्रीज होने पर XC क्या होता है, बढ़ता है। ऑल्सो एक और चीज देखो बेटा, XL बराबर होता है ओमेगा L, या XL बराबर होता है 2πfL। तो यहां देखिए F के घटने से XL घटता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस घटता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के कम होने पर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो चलो मैं सवाल पूछता हूं, चलो फ्रीक्वेंसी घटने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज, और इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज। अरे देखो XL बराबर है 2πfL और XC बराबर है 1/2πfc, सही है। तो यहां पर F इंक्रीज होगा तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो भैया जी XL डिक्रीज होगा। यहां पर F के डिक्रीज होने पर XC बढ़ेगा और F के इंक्रीज होने पर XC घटेगा, ठीक है। तो ये सवाल का वास्तविक आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस। ये क्या होता है, तो भैया हम इसे सीखेंगे ईएम वेव में, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये सब किया है कि इस पर भविष्य में ऐसा सवाल बनाया जा सकता है जो मैं इस पेज पर लिखवाया हूं। इसको अपने नोट्स में लिखना जरूर। सर मेरे पास प्रिंटेड बुकलेट है, तो भैया उस पर लिख ले यार, दो शब्द लिखने में क्या बिगड़ जाएगा कि कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं ना, बस तो उतना ही कष्ट कर लेना। एंड यही लास्ट सवाल था, इसका आंसर ये है, लेकिन ये सीखोगे कब, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये सीखोगे कब, ईएम वेव चैप्टर में। कैसे आएगा क्या होगा वहीं पे देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। धैर्य रखो, तसल्ली रखो, यस और नो। चलो तो भैया अब इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, काफी समय हो चुका है अभी मेरे हिसाब से। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन।
मैंने काफी थियरी भी पढ़ा दी है और कुछ न्यूमेरिकल भी बता दिए, और आपने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड है, इंडक्टर बाकी है, अभी अनटच्ड सेक्शन है। पूछेंगे कभी ना कभी, जरूर पूछेंगे, आएगा, इसका भी नंबर आएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए